मैंने ये बोला कि सर आई एम फॉर 2 एंट्रीज ओटी एंड एफकट, सर ने बोला यू विल फेल इन बोथ। मैं से मुंह पे बोल दिया। तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता था, मैं पॉलिटी भी पढ़ाता था, सब पढ़ाता था। मैं ऐसे यही बोलूंगा कि कोई टॉपिक छोड़ना तो नहीं चाहिए। 100% नहीं है। हाँ, मेडिकल एयरफोर्स का बहुत टफ रहता है, तो जिनका मेडिकल्स हुआ उनमें से 7 बंदे हुए सिर्फ फिट। मैसूर बोर्ड सबसे खतरनाक बोर्ड रहता है, इसमें नहीं हो पाएगा। भाई मेरा ब्रेकअप हो जाना पक्का है। बहुतों के हुआ है एकेडमी में आके। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो आपके रिटन एग्जाम के बारे में, एसएसबी के बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछते हो कि साहिल भैया किसी एस्पिरेंट के साथ आप पॉडकास्ट करना जहां पे आपको वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सके। सो भाई आज अपने स्टूडियो में सुदर्शन है, जिनके एफकेट में स्कोर 200 प्लस हैं, हाल ही में रिकमेंड भी हुए हैं। तो आज इनसे बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक एस्पिरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है और कंप्लीट जर्नी के बारे में बात करेंगे। वेलकम सुदर्शन। हेलो भैया। तो ये बता यार, मतलब रिकमेंड होके कैसा फील हुआ? मतलब बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी, तो कह सकते हैं कि पेनफुल येट एंजॉयबल था काफ़ी, क्योंकि इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद कई लोग कोई पागल भी बोलता है कोई बोलता है इतने अटेम्प्ट्स दे के मतलब क्या कर लिया, प्लान बी भी होना चाहिए। तो बट सिंस 9 अटेम्प्ट से दे रहा हूँ, स्क्रीन आउट्स एंड फिर अभी फाइनली जब रिकमेंड हो गया तो हाँ, इट्स अ गुड फीलिंग। यार तुम्हारा नंबर जब मैंने सेव किया ना, आई सॉ कि 2020 से तुम कनेक्टेड हो। yes, मतलब 2020 से आज हम 25 के एंड में आ रहे हैं, मतलब yes, इतनी लंबी जर्नी हो गई। एंड यू टोल्ड मी कि भाई 9th अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन हो। तो ये जो 9 अटेम्प्ट की जर्नी थी, साल बाई साल जैसे आपने कहा भी, कैसा लगता है? कोई बोलता है कि प्लान बी क्यों नहीं है, तो कैसे खुद को ऐसे मोटिवेटेड रखा कि नहीं यार, मतलब आज तो दिख रहा है कि रिकमेंड हो गया, आप बैठे हो, हम बातें कर रहे हैं। हाँ। पर इसके पहले जो हमें सेल्फ डाउट आते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, 9 अटेम्प्ट हो गए, स्क्रीन आउट हुए हो आप, कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो एंड फाइनली रिकमेंडेशन। तो मतलब कैसे टैकल किया इस मोटिवेशन, कैसे बना के रखा अपने अंदर? सर मैं तो आपको मतलब 12th मेरा जैसे ही ख़त्म हुआ, तो पहले जब आपकी न्यू वीडियोस आती तब एनडीए की रिलेटेड नहीं थी तब। 2020 में तो यार 1000 सब्सक्राइबर रहे होंगे मेरे। हाँ, तो तब मतलब सीडीएस और पर्टिकुलरली एफकैट के रिलेटेड थी। तो मैंने जब मेरे को जीएस के लिए कुछ देखना होता था तो मतलब ऐसे जब मैं नॉर्मली आप तो ऐसे मतलब ऐसे एक एक्सीडेंटली मिल गए यूट्यूब में। हाँ, वो तो यही होता है। तो ऐसे जैसे मैं स्क्रॉल करे जा रहा हूँ, मैंने देखा ये कौन है, सर है, कम सब्सक्राइबर्स हैं, देखते हैं वीडियो कैसी है, क्या है। तो एक वीडियो थी, आई रिमेम्बर, सीडीएस का कोई पेपर के रिलेटेड वैसा कुछ था। मतलब बहुत सारे बनाते हैं, एनालिसिस टाइप पूछ रहा हो। हाँ, तो पहले ऑलमोस्ट अभी मैं अगर चेक करूँ तो 6 years old ऐसा वीडियो है शायद, 6 या 5 years old। हाँ, तुमने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा। हाँ, तो इसने मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा है, मेरे सबसे पहले थंबनेल की फोटो, जिसमें एकदम ही बच्चा लग रहा हूँ मैं कि सर इस वीडियो से। हाँ, तो वहाँ पे सीडीएस वाला आपने पूरा वो किया था, क्योंकि वो अटेम्प्ट एनडीए का जितना पेपर मैं देने गया हूँ, उससे पहले मैं सीडीएस के भी पेपर, जीएस पेपर जो है वो करके गया हूँ। डेफिनेटली करना चाहिए। हाँ, तो सीडीएस का मैंने देखा कि एनडीए के लिए तो पढ़ा नहीं रहे, लेकिन फिर भी सीडीएस का जीएस और ऑलमोस्ट सेम ही आता है। तो मैंने जब उसका आपकी वीडियो देखी तो आई फाउंड इट लाइक हाँ थोड़ा है, तो वहाँ से कनेक्ट हो गए। हाँ, फिर मैंने बिंज करना शुरू कर दिया ऑलमोस्ट। उसके बाद उसी रात को कंटिन्यूसली 9-10 वीडियोस देख लिए पहले के। तब शिवानी मैम की भी वीडियोस आती थी, तो वो भी मैंने देखना शुरू किया। तो वहाँ से लेके अभी तक फिर जितने बार भी पहले तो रिटर्न नहीं हो रहा था इंडिया, तो मैंने सोचा कि कहीं मैं सीडीएस का पढ़ रहा हूँ तो इसलिए नहीं हो रहा। सही होता है। फिर बीच में सुमित सर की वीडियोस देखना शुरू की थी जीएस के लिए। फिर उसके बाद आपने करंट अफेयर्स जब डालना शुरू किया था, तो वो दैट वाज आई फाउंड इट यूजफुल कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। तो फिर वहाँ से फिर मैंने रेगुलरली देखना शुरू किया। उसके रिटर्न का ज़्यादा टेंशन था भी नहीं, क्योंकि आपकी वीडियोस देख के ऑलमोस्ट जीएटी पार्ट जो एनडीए का था वो मेरा हो जाता था। फिर ऐसे एनडीए भी चले गया, सीडीएस आ गया, तब मैं सोचा अब है यूजफुल, अब देख लें। बाय द वे, एक कट करने के लिए, ये लोग जितने लोग देख रहे होंगे ना, इनको बड़ा शौक लगेगा तुम्हारे करंट अफेयर्स वाले आंसर से, क्योंकि अभी तो मैं लास्ट 3 साल से केवल मैथ्स पे कर रहा हूँ। भाई मैं पहले करंट अफेयर्स भी पढ़ाया है, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता था, मैं पॉलिटी भी पढ़ाता था, सब पढ़ाता था।
अब मैथ्स पे फोकस हो गया क्योंकि टीम बड़ी हो गई, तो जो लोग उस पार्ट में परफेक्ट हैं, जिन जो मतलब करंट अफेयर्स के लिए अच्छे हैं, किसी की ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, तो प्लेटफॉर्म पे वो लोग वो चीजें पढ़ा रहे हैं। मैं बस मैथ्स पढ़ाता हूँ, वरना बोलेंगे साहिल भैया फिर से करंट अफेयर्स पढ़ा दो। पहले शिवानी मैम और आपकी वीडियो हाँ, आती थी। बस दो ही लोग थे। हाँ, अब तो बहुत बड़ी टीम हो गई है। आप ही करंट अफेयर्स पढ़ाते थे, बाकी सब आप पढ़ाते थे, तो काफी सीरीज आने लगी थी। एक ही आई रिमेम्बर, रेड बुल सीरीज। हाँ, वो नाम भी थोड़ा नाम भी अजीब ही रखते थे। तो वो याद रह गया था। तो रेड बुल सीरीज मैं और मेरा दोस्त मिलके देखते थे, तो मैं बोलता रेड बुल पिएगा, तो बोलता है चल भाई एक साथ। तो हम एक्चुअली में रेड बुल पीते पीते देखते थे, तो मतलब ऐसे काइंड ऑफ दोस्तों के साथ वो करने के लिए। तो बस वहीं से जर्नी शुरू हुई थी। अभी सीडीएस, फिर सीडीएस भी दिया था। मैंने सीडीएस ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से दिया है, तो उस टाइम तो एलिजिबल नहीं था। तो जब एलिजिबल नहीं था तब मेरा निकल जाता था एग्जाम, फिर बीच में बाद में जब एलिजिबल हुआ तब एग्जाम नहीं निकला। तो ऐसा हो कि फिर मैंने एफकैट सोचा। एफकैट मेरा बेसिकली आर्मी है मेरा प्रेफरेंस, बट एफकैट मैंने सोचा दे देता हूँ, है तो डिफेंस तो डिफेंस होता है, तो दे दिया एफकैट। एंड फिर वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद एसएसबी था, मैंने सोचा इसके लिए क्या अलग से पढूं। उसके बाद एसएसबी के लिए फिर मैंने प्रिपरेशन करी, उसके बाद जाके फिर अभी रिकमेंड हुआ फाइनली। अब मैं बोल सकता हूँ कि जो थंबनेल पे मैंने स्टार्ट किया था लगाना ना, गेट 200+ मार्क्स, वो तूने सच साबित कर दिया कि हाँ भाई आते ही हैं। और तुमसे बात करके ना, अभी एक अपने ही स्टूडेंट था अभिषेक, नाउ ही इज मतलब अभी सर्विंग है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। तो उसने ना ये सेम इंसिडेंट बताया कि भैया हम एक सीरीज फॉलो करते थे, और ना मैं और मेरा दोस्त था, हमारा गोल ये था कि बस कैसे भी रिकमेंड होके साहिल भैया को इंटरव्यू देना है, बस ये। उसने अपने, उसके वीडियो भी है, अभिषेक नाम है, उसने बताया हुआ है। एंड काफ़ी अच्छी रैंक आई थी, मैं बोलूँ कि सिंगल डिजिट रैंक थी। बहुत अच्छा ऑफिसर है वो। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछूँ, जैसे मान लो सीडीएस एफकेट का तो ये तो समझ में आ गया कि भाई हार्डकोर एस्पिरेंट हो, हमारे बारे में भी पुराने बताया, तो उससे बात करके मुझे भी बहुत ऐसे नॉस्टैल्जिक लग रहा है। ये बताओ, जैसे एक एस्पिरेंट हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना एकदम ऑनेस्ट, कि अगर एफकेट एग्जाम देना है तो सब्जेक्ट वाइज तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या होती थी? सर एफकेट मैथ्स तो बोल देना क्योंकि मैं पढ़ा था। हाँ, वो तो श्योर है, क्योंकि मैं मतलब इंडियन टाइम से व्हेन यू रियलाइज कि इतने सारे अटेम्प्ट्स आप दे रहे हो कि पैटर्न क्या है, आर्मी किस चीज को वो करना चाहता है। एक्चुअली में यूपीएससी की कंडक्ट कराता है एनडीए और सीडीएस, तो उनका पैटर्न सिमिलर हो जाता है, बट एफकेट में कहीं ना कहीं पे लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, तो बच्चे वहाँ पे थोड़ा वो कर जाते हैं। फिर मैथ्स भी डिसेंट आती है, मैथ्स तो आपको देख के हो गया है। तो मैथ्स मैंने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मेरी थी ऑलवेज कि रीजनिंग एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग और इंग्लिश दे बोथ टेक यू टू कट ऑफ मार्क्स बहुत इजीली। तो वो जो होते हैं बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने लॉजिकल, रीजनिंग और इंग्लिश इन दोनों पे मैंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मतलब हार्डली ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन मैंने रीजनिंग का छोड़ा है या 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश के छोड़े। उसके बाद मेरा सिंस मैं तो अभी सिविल सर्विस के लिए एस्पिरेंट हूँ, तो उसके लिए 2028 का अटेम्प्ट के लिए मैं एनडीए के टाइम से मैं यूपीएससी वाला वो कर रहा था, तो मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे क्लियर रहता था। बाकी तो प्रेफरेंस तो कर लेते होगे ना? हाँ, प्रेफरेंस तो मेरा हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस था ज्योग्राफी, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी पसंद था। और एनडी के टाइम से जब सुमित सर भी पढ़ाते थे ज्योग्राफी, तो उनके टाइम से मेरे को ज्योग्राफी अच्छी लगने लगी थी। तो ज्योग्राफी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, उसके बाद पॉलिटी, देन हिस्ट्री, एंड उसके बाद साइंस में साइंस बैकग्राउंड को तो मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ा। ऐसे जनरली जाता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ, हो ये तो है भाई, पढ़ रखा है, वो हो जाता था। तो ऐसे करके मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर कोई बंदा सीडीएस के लिए पढ़ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट बस लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा पढ़ लेगा। वैसे भी उसके लिए भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक माइंडसेट बन जाता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इतने देर से, तो आपको लॉजिकल, आपको कैसे हैंडल करना है ये सब सिचुएशंस, तो ये सब जो नंबर सीक्वेंस हो गया, डाइस वगैरह, ये सब बहुत इजीली हो जाता है। तो यही था मेरा प्रेफरेंस बेसिकली। अच्छा, मतलब एक होता है ना कि जैसे एस्पिरेंट होते हैं ना, वो माइंड में थोड़ी स्ट्रेटजी फॉर्म करके चलते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूंगा। मेरे को बहुत मैसेज पूछते हैं, भैया क्या मैं मैथ्स छोड़ दूं? स्पेशली गर्ल्स पूछते हैं कि भैया क्या मैं मैथ्स छोड़ दूं, ये नहीं हो रहा, या कोई एक सब्जेक्ट छोड़ दे। तो मैं क्या लगता है, क्या कोई भी सब्जेक्ट एग्जाम में छोड़ना चाहिए? मेरे को भी मतलब ऑलमोस्ट मेरे जितने जूनियर्स हैं सब ये करते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, सीडीएस कर रहा हूँ, तो सीडीएस में हो गया, एफकैट में हो गया। सीडीएस में भी बोलते हैं कि भाई मैंने इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो क्या मैं वो छोड़ के चल जाऊँ?
तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने इकोनॉमिक्स एक अटेम्प्ट में छोड़ दिया था पूरा, एंड उसमें हुआ भी है, नो डाउट। बट ऐसा भी होता है कि मैं देखता हूँ इकोनॉमिक्स में एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है जीएसटी का, फिर मैं सोचता हूँ यार मैंने क्यों छोड़ा। मतलब ऐसा मैं मतलब एक ऑनेस्ट आंसर बताता हूँ कि कोई सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होते हैं वो बोलते हैं साइंस मैं छोड़ के चल जाता हूँ, और करना भी हो तो केमिस्ट्री कर लेता हूँ क्योंकि वो कंपैरेटिवली ईजी होती है, बायोलॉजी में रटना पड़ता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये सब करना पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ यार बायोलॉजी में अगर क्या पता क्वेश्चन आ जाए कि सेल किसने डिस्कवर किया था, या माइक्रो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया था, ऐसा क्वेश्चन आया तुम छोड़ के आ, फिर तो बेकार ही। फिर तो मतलब वही है कि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मतलब लिमिटेड, ऐसा भी नहीं कि लास्ट के 10 दिनों में शुरू कर दिया, तब तो ऐसे कुछ टॉपर्स होते हैं जो निकाल लेते हैं, बट उनकी बातों पे जाना नहीं चाहिए ऐसे। वो सिर्फ एक बार तो सबकी मेहनत होती है यार। हाँ, मेहनत तो सबकी है। तो अगर आप मैंने जैसे आपको फॉलो किया था, तो मैं ऑलमोस्ट जब मैंने एफकैट देने का सोचा था तो मैंने 3 महीने तो उसको रिलेटिवली दिए थे, तो अलग से रीजनिंग किया, फिर बाकी सब तो ऐसे हो जाता था, बट सिमिलरली रिवीजन करने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा स्टैटिक पोर्शन थोड़ा बढ़ जाता है जीएस में भी। तो बाकी मैं ऐसे यही बोलूंगा कि कोई टॉपिक छोड़ना तो नहीं चाहिए। 100% नहीं है। हाँ, मतलब 1% भी चांस है तो रिस्क क्यों लेना। हाँ, तूने बहुत सही बात बोली। जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ फिजिक्स ऑनर्स में, बायो बिल्कुल ही गायब। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं याद करता हूँ ना कि बायो में मुझे क्या पता होगा, तो होता है ना पावर हाउस ऑफ सेल, क्या बोलते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। लेकिन लक ऐसा देखो कि अगर 2-3 एसएससी के भी पेपर देखे होंगे ना, एक क्वेश्चन पक्का दिखा होगा पावर हाउस ऑफ सेल, और वो एमआई सीधी टिक मार के आगे बढ़े। मतलब एफकैट, वो लॉन्गेस्ट बोन, मतलब जो होता है ना, जो सबसे सिंपलेस्ट, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई सही बात है, हो सकता है यार इको मुझे भी नहीं पसंद थी, बायो मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन आपको ये देखना है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहे जो करना पड़े वो तो करते ही हैं। सिंपल क्वेश्चन से पूछा ना, इको छोड़ दो, और जीएसटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख गया, फिर तुम्हें आप सोच सका कि यार इतना करंट अफेयर्स पढ़ा, एक थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे देता। ध्यान भी नहीं देना है, बस ऐसे नॉर्मल टर्म्स जो होते हैं, जैसे आपने बोला बायोलॉजी का ये पावर हाउस ऑफ द सेल, फिर एक क्वेश्चन आता है इतना इसमें बस फिर एक क्वेश्चन आया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। हमारे में अभी किसका एग्जाम, मतलब ये सीडीएस में ही बायोलॉजी में, सीडीएस के बायोलॉजी में था शायद, ये क्वेश्चन था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा नहीं है, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसा कुछ था, तो उसमें सर्विक्स एक ऑप्शन था। हाँ, अभी आया था, ये अभी वाला। तो मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे, इवन साइंस बैकग्राउंड वाले, पीसीएम वाले, बोलते हैं यार ये क्या होता है। पीसीएम वाले तो कर ही देंगे, मेरा वाला। मैंने बोला यार ये क्या सवाल हो गया है, मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत इजी सवाल आता है। मतलब इवन आप अगर 8th क्लास से कर रहे हो ना, 8th क्लास में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं बहुत एनसीईआरटी तो यार, मतलब देखने के लिए तो आप जब सीडीएस, मैं हमेशा इन लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप सीडीएस के लिए ढंग से पढ़ रहे हो और आपकी लॉजिकल रीजनिंग ठीक है और रीजनिंग एबिलिटी ठीक है, तो उसका मतलब एफकैट भी हो जाएगा। बस ये है कि एफकैट में ना, मतलब पहले तो बच्चों को ये लगता है कि एफकैट इजी एग्जाम है, अच्छा इसके पीछे भी हम ही लोग रीजन है चिल्लाते रहते हैं, एफकैट इज इजीएस्ट एग्जाम, इजीएस्ट। इस चक्कर में ये हुआ है कि लोग ना मेहनत करना छोड़ देते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे सुदर्शन ने बोला कि 3 महीने डेडिकेटेड दिए होंगे, तो इसका आउटपुट है 200 प्लस मार्क्स। मैं बोलता हूँ कि आप महीने भर में भी क्लियर कर लोगे। आजकल कट ऑफ 120, 140, टेक वालों की तो 110 तक जा रही है। लेकिन रीजन बिंग, फिर उसके बाद ना मार्क्स भी वैसे ही आते हैं कट ऑफ के ऊपर। एंड इमेजिन अ जर्नी जहाँ पे आप एग्जाम क्लियर हुआ, कट ऑफ से थोड़े बहुत नंबर ऊपर आ गए, एसएसबी में अगर अच्छा नहीं कर पाए, रिकमेंड भी हो गए, एंड देन वापस से जर्नी दोबारा स्टार्ट करनी पड़े मेरिट आउट होने की वजह से। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकते हो, जहाँ पे तुम्हारे हाथ में चीजें हैं, मार्क्स वगैरह कहाँ पे कितना स्कोर करना है, तो भाई दबा के मेहनत करो, क्योंकि एसएसबी का नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो कितने नंबर मिलने वाले, अगर रिकमेंड हो भी गया तो। ठीक है सुदर्शन, एक और चीज़ बचती है कि मान लो प्रायोरिटाइज बता दिया तुमने। जैसे मैं ये फील करता हूँ आजकल के एस्पिरेंट में 2 चीज़ें, मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया होगा, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, अभी ऋचा मैम का भी था, उनके स्कोर जीएस में 60, 61, सीडीएस में ऐसे आए हुए हैं। तो मैं जनरली देखता था कॉमन क्या चीज़ निकल के आती है, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जितने भी ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किए, सब ने ना एक टाइम पे खूब मेहनत करी है। ये भूल के कि कितने एग्जाम क्लियर हो गए, कितने फेल हुए, नहीं, मतलब एक बार तो दबा के मेहनत की ही है सबने। उसके बाद चाहे वो जो भी बोले कि हाँ स्मार्ट वर्क कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आजकल के बच्चों में ना मतलब पेशेंस बहुत कम है और स्पून फीडिंग की आदत है, मतलब सब दे ही दो परोस के ना। मतलब ये पहले पूछेंगे मुझसे कि साहिल भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। मेरा ही केस में जब मैं और मेरा दोस्त आपकी वीडियोस देख के प्रिपेयर करते थे, तो ही वाज लाइक
वो रेगुलर वीडियोस देखेगा नहीं, जो आपकी रेगुलर वीडियोस आती थी ये टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ा दिया, फिर ये पढ़ा दिया, वो नहीं देखेगा। वो वेट करेगा साहिल सर की कब मैराथन वीडियो आएगी एक ही बार में, सब खत्म ही कर और एंड टाइम पे कि टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 60 क्वेश्चंस, फिर बायोलॉजी इन 1 आवर, ये सब वो सर्च करेगा, फिर बोलेगा साहिल सर की वीडियो आने दे, ये देखूंगा फिर जाऊंगा एग्जाम निकालने। तो तुम्हारा क्या कहना है? मतलब मैं चाहता हूँ कि अपना ऑनेस्ट जवाब दो इनको समझाओ कि अगर मेहनत इंपॉर्टेंट है तो कितनी इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क कब काम आएगा, और कि हार्ड वर्क कितने जरूरी है एक बार एस्पिरेंट को। तो सर मैं तो बोस्ट नहीं करूंगा, मैं ट्रूथली बता रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है। ऑलमोस्ट मेरी जर्नी को एनडीए के टाइम से शुरू कर रहा हूँ। 5 साल तो मैं ही देख रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ऐसा होता है, दिन शुरू करता हूँ, मेरे को लगता है ये कल ही ये सब पढ़ा था, वापस ये सब पढ़ना है, फिर जैसे ही एग्जाम दे के आओ पता चल जाता है ना एग्जाम अच्छा गया है नहीं गया है, फिर सोचते हैं, फिर खुद को मनाना पड़ता है यार नेक्स्ट 6 महीने फिर से दबा के मेहनत करेंगे, फिर निकाल देंगे, फिर वापस से अगर फिर एसएसबी में जाओ, स्क्रीन आउट हो जाओ, फिर खुद को कंसोल करो। अब मेरा ऐसा रहता था कि मैं सिविल सर्विस, मेरा प्लान भी ये था कि अगर ठीक है नहीं हुआ तो और थोड़ा पुश करके हम सिविल सर्विसेज की तरफ जाएंगे। एंड इनफैक्ट अभी मेरा CAPF भी पेपर भी अच्छा गया, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। तो उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कुछ ऐसे सेपरेट से मेडिसिन लाके नहीं खिलाइए कि हाँ ये करो वो करो। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि शुरू से अगर एग्जाम निकालना तो मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ यूट्यूब में आके मतलब इनफैक्ट मेरे से भी जो लोग रिकमेंड हो जाते हैं वो आगे बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, SSB में भी कुछ नहीं किया और रिटर्न में भी मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं बोलता हूँ ये सब गॉड चाइल्ड हूं मैं, रिकमेंड होगा, मैंने तो करी ऐसा कुछ नहीं करना था। पेपर निकालना मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी का पेपर है, मेहनत नहीं करोगे तो निकलेगी नहीं। मैंने ऑलमोस्ट 3-4 साल से मैं जब आप सेम चीज पढ़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं माइंड में बैठ जाती है। तो अभी मेरे को कंपैरेटिवली पहले से कम मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मैं रिवाइज ही कर रहा हूं। क्योंकि रिवाइज करोगे अब तो एक बार मेहनत होती है। पहले से जब से आपसे पढ़ रहा हूँ तो तब से लाइक मैं ऐसा रहता था कि पूरा दिन पढ़ो, फिर वेट करो साहिल सर की वीडियो आ जाए वो देखो, फिर पूरा टाइम पढ़ो। ये बस यही सेम मतलब एक टाइप का हेक्टिक रह जाता है माइंड में। ऐसा होता है कि क्या बहुत वो खुद को बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है। एक टाइम सो में भी होता है यार, मतलब ना जैसे एज ए मेंटर अपना काम है कि हम जैसे कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो एस्पिरेंट भी रहे हैं सेम एग्जाम के, तो अगर मैं एंजाइटी खंगाल रहा हूँ एंड लाइक यार ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है तो ठीक है वीडियो कर ली, लेकिन ना एक पॉइंट पे ये लगता है कि यार कितना ही पढ़ेंगे ये, कितना ज़्यादा पढ़ लेंगे। और पता है लास्ट मोमेंट पे ना चिंता उन हर बच्चों की होती है। जैसे आपका दोस्त था, अगर वो 1 शॉट का वेट कर रहा है देन उसमें भी हम ये सोच रहे हैं कि मुझे पता है ये बच्चे तो हैं ऐसे कि लास्ट में वेट कर रहे होंगे डेफिनेटली, वरना इतने लाख व्यूज किस बात के आते हैं क्योंकि वो वेट करते हैं लास्ट में। इनफैक्ट नॉर्मल वीडियो से ज्यादा व्यूज इन पे आते हैं, उन्हीं पे आते हैं 1 शॉट पे। तो हम भी प्रिपेयर्ड होते हैं कि चलो ठीक है एटलीस्ट जो कुछ नहीं पढ़ के जाने वाला है इससे अच्छा कुछ तो पढ़ के जाएगा। लेकिन हम बनाते हैं 1 शॉट वीडियोस भाई। मैं आज ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूँ सच में, अगर आपको पेपर क्लियर करने हैं तो केवल मैराथन केवल 1 शॉट से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं 10 आवर्स की मैथ्स की मैराथन लेता हूँ इसका मतलब ये बाबू कि जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है ये उनके लिए मतलब बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो 10 घंटे बैठ के पूरा रिवाइज करेंगे। मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ आई नो, लेकिन आप ना 8-10 क्वेश्चन मैथ्स में करके आ जाओगे। फिर आप ये सोचो कि 20 में 20 करके आ जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है, और वो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। मतलब ये बच्चे बेवकूफ़ नहीं है जो 2-2 महीने पॉलिटी किताब लेके माथा रगड़ रहे हैं और तुम सोचते हो कि 3 घंटे की 1 शॉट में तुम्हारा सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये ऑनेस्ट वो है। SSB की जर्नी पे आता है। आई हैव बीन टू SSB 11 टाइम्स, लेकिन मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि ये 2 साल के अंदर ही मैंने सारे निपटा दिए थे। 2 AFCAT 2 CDS और ये NCC वाले, तो बैक टू बैक चल रहे थे 6 अटेम्प्ट करके। एंड देन एक मेडिकल इशू आया तो आई डिसाइडेड कि भाई यहाँ पे मेरा काम अच्छा चल रहा है तो वो नहीं करना। तो मेरे पास एक मोटिवेशन था। और सच्ची बताऊं तो अपने SSB के पहले अटेम्प्ट से बच्चे SSB में भी पहचान रहे थे और डिफेंस में सही चल रहा था। तो मतलब पापा नहीं है बट एक होता ना, हम जैसे हम 3 भाई हैं तो हमारे ये था कि हमें अर्न करना है। वो दिमाग में सबसे पहला थॉट ये था कि अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो वो चीज़ हो गई थी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही थी, मम्मी खर्चे चल रहे थे, तो मैं तो चिल था। लेकिन यार मैं जब ऐसे एस्पिरेंट को देखता हूँ ना, वो घर से भी स्ट्रॉन्ग है जैसे भी हो, क्योंकि ना डिफेंस एस्पिरेंट बहुत अपना लेके चलते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड जब बैक टू बैक ये मतलब कॉन्फ्रेंस आउट स्क्रीन आउट चल रहा होता है तो 9 अटेम्प्ट दिए हैं, तो मतलब एक होता है ना कि कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता होगा कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, ये तो होगा कि नहीं होगा। तो मैं ऐसे तो एक बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक प्रिविलेज है कि मेरे फादर जो है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा डिफेंस वाला है। तो पापा भी फौज में थे,
बट ऐसा कुछ मेरे साथ तो हुआ नहीं है कि ऐसा प्रिविलेज मिल जाए, क्योंकि अभी ऐसे बताऊँ तो जनरल एक जो लोअर मिडिल क्लास वाले की स्टोरी रहती है वैसी सेम है, कि पापा की भी ऐसे लोन्स वगैरह बहुत चल रहे हैं 100% कहीं पे फाइनेंशियल, सारी फैमिली के होते हैं। हाँ, तो इसलिए मेरा मतलब बचपन से एम बना लिया था कि प्राइवेट कॉलेजेस में जाना नहीं, गवर्नमेंट किसी कॉलेज में चल जाना, डिग्री एक ले लेना, डिफेंस की पूरी प्रिपरेशन। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कॉलेज ही नहीं करूंगा, 12th पे ही नौकरी कर लेता हूं। मेरा भी मन नहीं था, बट एक डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन डिग्री चाहिए थी सीडीएस के लिए, अदरवाइज तो क्या ही बताऊं। तो एनडीए के बाद मैंने सोचा ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर से एक और एनडीए जो निकाल दूंगा, फिर एट द बैक ऑफ द माइंड फिर ऐसा रहता है कि नहीं कर लेते हैं, क्या पता सीडीएस इसमें ना हो जाए तो सीडीएस कर लूंगा, तो इसलिए मैंने भी ये करी थी। एंड फिर मेरा तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत वो था, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने अग्निवीर वाले अटेम्प्ट्स भी दे रखे हैं, और उससे पहले जो परमानेंट कमीशन था, नॉर्मल जो अपने एनसीओ वाले रैंक की थी, उसके पास मेरे पास ऑलमोस्ट 7 कॉल लेटर्स पड़े, तो मैं किसी में गया नहीं। पापा मम्मी भी बोलते थे कि चले जा उधर से करते रहिए जो करना है, तो फिर एसी से एंट्री दे देना, जो जिसको अफसर बनना होता है कैसे भी बन जाता है। लेकिन मैंने कभी किसी की सुनी नहीं, और कहीं ना कहीं पे रिग्रेट होता था जब एग्जाम नहीं निकलता था, यार मैं खास चल जाता, आर्मी तो आर्मी जाना था, पैसे मिल जाते, एसीसी एंट्री के लिए ट्राई करता, लेकिन फिर भैया मेहनत करते चलो, फल कभी ना कभी तो मिलना ही है। बाकी फिर अभी मेरा जो भाई है वो मेरे से पहले आर्मी में चले गया, तो अभी वो ट्रेनिंग में है, तो मेरा तो अभी निकला है एग्जाम, पहले जब से वो चले गया है तब से मतलब मेरा रहता था यार मेरे को सपोर्ट करना था पहले फैमिली को, और मैं अभी अपने भाई से पैसे मांग रहा हूँ, तो मतलब बहुत ज्यादा दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि मेरे एज के बच्चे लोग अभी आधे अफसर बन गए हैं, कोई जॉब पकड़ ली, हाँ, कि कोई एमएनसी में काम कर रहा है। इनफैक्ट अभी भी मैं एएफएसबी में गया था, तो उधर भी जितने भी मेरे दोस्त लोग थे, कोई हाँ, तो कोई 1 लाख की जॉब कर रहा है, फिर उसके साथ एसएसबी देने आया, कोई 70,000 कर रहा है। मैं सोचता यार क्यों आए हो इतनी अच्छे तुम्हारा वो है। फिर मेरे पास बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री है, तो मेरे पास पता था कि इससे कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। सेम बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, मुझे तो पता था कि टाइपिस्ट की जॉब भी नहीं मिलेगी। हाँ, तो मेरे को पता था मेरे को करना है तो या तो पूरा फुल देना है इसी में, एसएसबी में। तो इस बार जो मैं गया, मेरे को था कि इस बार करना है, करके खत्म करते हैं इसको। हाँ, तो कितना मतलब ऐसे एक मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि इसमें ना हुआ तो फिर से 6 महीना प्रिपेयर करो, फिर वापस से उसमें भी स्टार्टिंग से, हाँ, उसमें भी श्योर नहीं है कि रिटर्न निकले ना निकले, फिर श्योर भी हो जाओ तो एसएसबी निकले ना निकले, डे 1 पे आउट हो गए, डे 5 पे हो गए, वही खुद को वो करते रहना है, खुद को कंसोल करना है, खुद को ऐसे प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो एसएसबी की जर्नी जो थी वो इट वाज लाइक, पहले मैंने कोई भी कोचिंग वगैरह ली नहीं थी, तो तब से जब से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अब पहले स्क्रीन आउट मैं सोच रहा हूँ हो क्या रहा है। फिर मैंने एक टाइम पे मन किया कि नहीं ये सब छोड़ो, मैं अभी जैसे अभी जॉब्स आ रही है आईटी सेक्टर में बहुत सारे, कोई डाटा एनालिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह, मैं सोचा कोई कोर्स कर लेता हूँ, जावा वगैरह या फिर एआई मशीन लर्निंग कुछ कोर्स कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे बढ़ जाऊंगा, छोड़ो डिफेंस वाला हो गया। लेकिन फिर वही मतलब खुद को वापस से वो पूरा प्लान जब बन जाता है, फिर अगले दिन सुबह उठो, नहीं यार घर पे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा सपने दिखा दिए हैं, ये आज पूरा करना ही है इस बार, तो फिर वही वापस से बैक टू बेसिक्स। उसके बाद एसएसबी की वही एसएसबी में भी मतलब मेरे को ऐसा था कि इस बार जो मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके गया था, सिंस यहीं से गया हुआ था, तो मेरे दिमाग में था कि एक तो मेरा बोर्ड भी मैसूर बोर्ड था, तो ऐसा मिथ रहता है पूरे हर जगह भी, मैसूर बोर्ड सबसे खतरनाक बोर्ड रहता है, इसमें नहीं हो पाएगा। अच्छा। जैसे एसएसबी में मान लेते हैं इलाहाबाद बोर्ड हो गया, वैसे इसमें क्योंकि पहले मेरे पास लिस्ट पड़ी रहती थी, हर जो रिकमेंडेड वाले थे उनकी लिस्ट पड़ी रहती थी, तो जो वाराणसी वाला बोर्ड हो गया और अपना देहरादून बोर्ड हो गया, इन बोर्ड से हर एक बैच में 10 बंदे रिकमेंड हो रहे हैं, 12 बंदे रिकमेंड हो रहे हैं, और हमारे वाले बैच में जिसमें मैं रिकमेंड हूँ उसमें 4 बंदे रिकमेंड हो रहे हैं। तो ये बात मेरे को पता नहीं था, मैं देख रहा हूँ मैसूर बोर्ड से बैच वॉश आउट, फिर 2 फिर 3 रिकमेंडेशन, ऐसा फिर मेरा उस टाइम पे डेट चले गई थी, तो ये मेरा मैसूर मिला। मैं सोचा यार हो गया इस बार तो नहीं होगा। मैं इनफैक्ट मैं रेडी था स्क्रीन आउट होके जाने के लिए। मैं जैसे मेरा एंट्री हुआ, सुबह रिपोर्टिंग होती है, मुझसे पहले फ़ोन में टिकट्स देख रहा था, शाम की टिकट है या नहीं है, तो वो देख रहा था। फिर जैसे मैं अंदर गया, मैं इस बार प्रिपेयर करके गया था, तो मैंने बढ़िया से नरेशन दी, बढ़िया से जीडी वगैरह OIR भी सब बढ़िया से करा।
और बस इसकी वजह से स्क्रीन मेरा चेस्ट नंबर था 6 एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट स्क्रीनड इन। उसके वहाँ पे मैं लगा कि खतरनाक बोर्ड में कुछ तो हो गया है कुछ, हाँ वही मैंने सोचा यार कहीं भगवान तो नहीं हो गए। फिर गॉड फीलिंग, हाँ मतलब साइड आसपास अपनी भगवान ऑफ कोर्स मेरे साइड में जितने भी बंदे थे, कोई 12 टाइम रिपीटर है, कोई 15 टाइम, वो लोग नहीं हुए। तो आधे बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे, मैं खुश भी हूँ। फिर मैं सोचा खुश हूँ कि दुख हूँ इनको देख के। फिर इनको देख के मेरे को लग रहा है कि मेरे को मेरी जर्नी भी याद आ रही है कि हाँ मैं भी तो एक टाइम पे ऐसा ही था। फिर वहाँ पे जब मैं गया तो वही है, फिर ऐसा लगा कि नहीं मैसूर बोर्ड है, मतलब अगर बंदा करना चाहे तो कहीं भी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बोर्ड वो है या कुछ ऐसा है। तो बस स्क्रीनिंग हो गया वहाँ पे। उसके बाद इनफैक्ट कॉन्फ्रेंस डे पे भी मेरा चेस्ट नंबर था 2 एंड उधर भी आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट रिकमेंडेड। सबसे पहले उसने बोला, जो हमारे सर थे उन्होंने बोला 2, सुना ही नहीं होगा। मैं वहाँ पे मैंने टोटल 101 बार ओम नमः शिवाय बोला है मन में, हाँ वैसे कर करके। तो मैं सोच रहा हूँ 2 बोला, मेरे को लगा 22 या एज 32 ऐसा कुछ बोलेगा। तो मैं वहाँ पे 2 मिनट तक रुका। फिर सर ने जब बोला 2 तो मैं सर मी फिर मैं सोचा, मैं वहाँ पे मेरे लिटरली आंखों से आंसू आए वहाँ पे जब रिकमेंड हुआ। तो लेकिन एयरफोर्स का भी वैसा नहीं है, रिकमेंडेशन होने के बाद इनफैक्ट ये इतना ऐसी अनप्रिडिक्टेबल जर्नी रहती है कि मोस्टली एयरफोर्स में कि एक तो AFSB थोड़ा कंपैरेटिवली टफ रहता है SSB से। फिर उसके बाद आपका होता है ये मेडिकल्स एयरफोर्स का बहुत टफ रहता है। हमारे में 57 मेडिकल्स में जो आए थे, NDA के भी बच्चे थे, CDS एंट्री से भी आए थे, तो जिनका मेडिकल्स हुआ उनमें से 7 बंदे हुए सिर्फ फिट, बाकी सब को रीमेडिकल दे दिया। हाँ बाकी सबको TR मिल गया। तुम्हारा फिट है ना पूरा? नहीं मेरा TR है, किस ब्लड में हेमोग्लोबिन का, वो तो हो जाएगा ना। हाँ वो तो ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है। तो यार तो हक है तुम लोगों का मिलना ही मिलना। तो फिर वही है, मतलब बहुत अनसर्टेनिटी रहती है एकदम लास्ट में आके, एकदम अनप्रेडिक्टेबल सा रह जाता है। फिर वही है कि फिर से अगर मैं सोच रहा था अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर से कंसोल करो खुद को, ये करो वो करो, बट फिर एक रह जाता है। जब आप पूरा एक जर्नी पूरी कंप्लीट करके आते हो तो आपकी मेंटालिटी वैसे बन जाती है कि हाँ ठीक है इस बार नहीं हुआ तो खुद का आप वो कर लेते हो। तो यही बस। अच्छा ये होता है जैसे 101 बार ओम नमः शिवाय काउंट कर रहा था तो मन में ऐसा आता ना कि एक आध छूट ना जाए, कहीं गलत ना काउंट कर दूं, गलत काउंट कर दिया कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, भगवान इंस्टेंट पनिशमेंट ले। अरे ये पूरा लिटरली मेरे साथ है। मेरे हाथ में 15 लाइन से 15 मैंने ये कर लिया कि 15 बन जाए, 15 होता है तो एक बार खत्म हो गया, मैं इधर 1 कर रहा हूँ तो 15। एक भी गलती नहीं होती, सबने किया। दूसरे में 30, तीसरे में 45। फिर होता है मैं जब 99 पे आया फिर मैं बाकी के 2 एकदम लिटरली धीरे से सांस लेके ताकि भगवान खुश हो जाए एकदम एक्यूरेट हो जाए, एक भी ऊपर नीचे हाँ तो तब मिल जाए। मैंने स्क्रीनिंग के टाइम पे 101 बार करी, फिर यहाँ पे आ गया। नहीं ये तो ऐसे तो हो गए, वो है बस मन का वो है, बाकी तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड था। मेरे को पता था कि परफॉर्मेंस मेरी सब में अच्छी गई है, तो मेरा ऐसा था कि हाँ हो जाएगा इस बार, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गया है। बाकी बस इंटरव्यू थोड़ा सा इधर उधर हुआ, बाकी पूरा एकदम सेट। पता है आर्मी के अपने लास्ट वाले अटेम्प्ट में, मतलब मैं तो मेडिकल वाले नाम पे छोड़ दिया, अदरवाइज लास्ट क्लास तो देता ही होता है SSB, पता नहीं कितने देता। तो हुआ ये कि सर्वधर्म स्थल है वहाँ पे कपूरथला बोर्ड में, जब पहले छोटा वाला बोर्ड था तो हम सारे एस्पिरेंट जाके रात को ही बैठते थे और जो जवान होते हैं वो हरि कीर्तन वगैरह करते थे, मतलब वो सब है सर्वधर्म स्थल, समझ गया ना कि क्रिश्चियन का भी दिख रहा है, टॉम भी, मस्जिद सब कुछ ऐसे ही। तो वहाँ बैठे थे, तो हमारा नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस था, हम सब गए और हम सब आराम से, तो हम में से किसी को पूजा वूजा करना नहीं आता और वहाँ पर वो जाके बैठ के बातें ही करते थे कि यार तू रिकमेंड हो जाएगा, तू हो जाएगा। अपना एक दोस्त था, अभी तो कैप्टन बन गया वो, तो वो बिना चप्पल के उतारे ही और अंदर घुस गया। तो अपने ग्रुप में होती कह रहा यार तू तो अंदर आ गया चप्पल पहन के और सारे भगवान यहीं पे एक साथ है, तू तो गया कल काम से भाई वो रात भर टेंशन में रहा है, मगर माफी मांग रहा है, भगवान चप्पल की वजह से नहीं होना चाहिए। ही वाज द ओनली वन हु गॉट रिकमेंडेड उस बैच में, बस कह रहा है भगवान इसी से खुद है क्योंकि वो सर्वधर्म स्थल था ना भाई ऐसे करके। नाइस यार। अच्छा जैसे आप अपने पास SSB के लिए आए थे, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हुई, मतलब आपको क्या अच्छा लगा? मतलब ये तो ऐसे खुल के बोल सकते हो कि ट्रेनिंग का कोई पार्ट आपको अच्छा लगा हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ मेरी इंप्रूव हो गई, अब एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बता दे SSB को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे पास? SSB तो मेरे को ऐसा कोई प्रमोशनल हुआ नहीं, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ SSB मेरा बेस्ट, जो यहाँ से मेरे को जो आउटकम मिल सकता था। मैंने दिए थे 21,000, लेकिन मेरे माइंड में था 30,000 की पढ़ाई करके जाऊंगा इनसे। तो सर एक भी सर टिपिकल रिपीटर वाला आंसर सब सुन लूंगा मैं। हमारा ऐसा होता है ना कि पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको TA मिल जाता है,
तो हम चले जाते थर्ड एसी में फ्लाइट में, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट से चलो जनरल में चलो। ऐसा ही मेरा था कि नहीं भाई बहुत पैसे खर्च हो गए, इस बार अगर एसएसबी कोचिंग लेने आया हूँ तो एकदम ऐसी लेके जाऊंगा कि मतलब फुल पैसे वसूल करके। तो एक एक डाउट मैंने पूछा है। बाकी जब मैं यहाँ पे आया था, फर्स्ट डे पे मेरा पीपीडीटी किया था कृष्णमूर्ति सर ने। तो सर ने मेरे को ऐसे जब खत्म हुई नरेशन तो मेरे को समझ में आया कि मेरा क्यों नहीं होता स्क्रीन आउट। तो सर ने जब इंडिविजुअल फीडबैक दे रहे थे तो मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर एंट्री। तो मेरी एंट्री 2 थी, एक ओटीए की और एक एफकैट की। ओटीए जो अभी है मेरा, तो मैंने ये बोला कि सर आई एम फॉर 2 एंट्रीज, ओटीए एंड एफकैट। सर ने बोला यू विल फेल इन बोथ। मैं सर मुंह पे बोल दिया। तो मैं सोचा यार ये क्या हो गया, तो मेरा एक दिमाग में वो एक रह गया कि नहीं ऐसा कैसे बोल दिया, मैं कुछ वो भी नहीं किया। तो फिर मेरे को तो समझ में आ रहा था कि हाँ मैं क्यों आउट हो रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो एक टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट था मैं, अभी भी पूरा एक्सट्रोवर्ट हुआ नहीं, एम्बिवर्ट काइंड ऑफ। अभी स्टेज फियर नहीं है, चलता है। हाँ अभी स्टेज फियर नहीं है और कम्युनिकेशन बेटर हो गई, इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई कंपैरेटिवली। तो इधर आके तो पहले 15 दिन हमको हर दिन न्यूज़पेपर, ऊपर से हम उठने वाले हैं 8-9 बजे वाले बंदे, सुबह ऊपर से जब सर आते थे करंट अफेयर्स कराने के लिए तो सुबह बोलते थे 4:30 बजे आओ, 4:30 बजे रिपोर्ट करो। तो हमें एक तो बाथरूम भी कॉमन है, तो उठना है 3:30 बजे, नहीं तो मिलेगा नहीं, तो 3:30 बजे उठो, फिर एकदम फ्रेश हो जाओ। फिर इनफैक्ट मैं बात करूँ कृष्णमूर्ति सर की, वो दिखते 50-60s वाले हैं लेकिन उनमें एनर्जी हमसे ज्यादा है। पढ़ाते हैं तो 3 घंटा लगातार पढ़ा रहे हैं। हम आधे बंदे यहाँ पे, मेरा दोस्त है वो बोलता है भाई मेरा ब्रेकअप हो जाना पक्का है। मेरी बंदी बहुतों के हुआ है एकेडमी में आके बोलते हैं कि बात करने का टाइम नहीं मिल रहा। मैं खुद, मेरे को मम्मी 1000 कॉल कर रही है, पापा 1000 कॉल कर रहे हैं, क्या हुआ कहाँ पे है, थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करवाया, 3 घंटे तक लगातार सर करते हैं क्लास। हम सोचा हाँ अभी खत्म, सर बोलते हैं ओके आई विल मीट यू इन हाफ एन आवर। बोला भाई हाफ एन आवर फिर से आओ, फिर से पूरा दोपहर, फिर रात तक ऐसे शाम तक खिंच जाता था। फिर लास्ट में आके अजरा मैम भी और शाम को और खींच देती थी, आके जीडी करो फिर ये करो। बाकी मेरे जितने भी दोस्त वहाँ पे स्क्रीन आउट जो हुए थे, कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, उनके अकेडमीज के बारे में मैंने पूछा तो बोलते हैं हम जहाँ भी गए हमको वहाँ पे कहीं पे ऐसे मस्त, मतलब हमको ऐसे टॉपिक दे देते थे, ये लेक्चरेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तुम करो वो करो, जीडी टॉपिक्स दे दिए, लेकिन एक भी जीडी और लेक्चरेट कराया नहीं कभी। तो मैं तो उन सबको यही बोला, प्रमोशन कर दिया इनडायरेक्टली मैंने। ऐसा मेरे को कुछ वो नहीं था, बट ऐसा होता है ना कि जहाँ पे आपको अच्छा लगा आप क्यों नहीं करो, क्यों नहीं बोलो उनको। तो मैंने बोला यार आजा एलडब्ल्यूएस, आराम से 15 दिन है, सब प्रिपेयर करो फिर वो करो। तो इनफैक्ट मैं मतलब यहाँ पे आके बहुत मैंने इम्प्रूव किया। मुझे भी यही लगता है, जैसे एक होता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली किसी की, एक होता है अकाउंटेबिलिटी कि आपके शूज में आके और देख के आपको क्या प्रॉब्लम होती है। जितने भी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके लिए हम बहुत थैंकफुल होते हैं, और ना चाहते हुए अजरा फिर से आई गई, हर पॉडकास्ट में आ जाती है वो घूम फिर के। तो मतलब ये है कि कोऑर्डिनेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो माहौल बना के रखना, बच्चों को मोटिवेट करना, क्योंकि ऑफिसर्स एसएसर्स आएंगे आपको मस्त तरीके से गाइड करेंगे, बट आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप पे को देख कौन रहा है। तो शायद यही थोड़ा सा यूनिक बनाता है बाकी अकेडमी से। बाकी सही है यार, ऑल द बेस्ट। मैं वेट करूंगा जैसी रैंक है बता क्या हुआ, एक बार फिर से और मिलेंगे, फेलिसिटेशन में मिलेंगे तुमसे। एंड बहुत अच्छा लगा बात करके, मतलब जो पुराना वाला फिलहाल। थैंक यू सो मच, आई होप यू मतलब अच्छा रैंक लेके आए और मजे करें, ठीक है। बस अच्छा अफसर बनना है, अभी तो बस मेडिकल का रिजल्ट आ जाए, वो तो हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। बाकी एएमबी का टेंशन रहता है क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त एएमबी में गए हैं, मतलब टीआर जिनका हो रहा है, उनको न्यू प्रॉब्लम बता दी है। किसी एक बंदे को कैंसर बोल दिया है, तो उसको लिटरली था भी लेकिन पता नहीं था क्योंकि एयरफोर्स में बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल्स होता है। तो फिर एएमबी में जाके उसका कभी आई का एएमबी होता है, मतलब आई का टीआर लगा, लेकिन पता चला कि उसके लीवर में कुछ खराबी है, उसको एक और मिल जाता है। पर तुम्हारे पास तो सॉल्यूशन है ना इसका। हाँ वो तो है, 101 बार ओम नमः शिवाय, बस 101 बार ही करना है, ये करके जाऊंगा एकदम। और 100% हो जाएगा। थैंक्स यार, थैंक्स।